नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं अंधेरी वेस्ट इलाके में हूं, कैसाब्लैंका सोनू सूद के घर के बिल्कुल बाहर। आपको बता दें कि एक्टर सोनू सूद के 6 जगहों पर आईटी डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है। मुंबई में तमाम जो ये जगह हैं वहां पर आईटी की टीम क्यों मौजूद है, इसको लेकर पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सोनू सूद से जुड़ी अकाउंट्स बुक, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की छानबीन में डिपार्टमेंट जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना काल में सोनू सूद ने पैंडेमिक में हजारों लोगों की मदद की है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए लगातार वो चर्चा में रहे, उनको असल जिंदगी का हीरो बताया गया। सोशल मीडिया के जरिए या फिर कहें हम उनके घर के बाहर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उनसे मदद की उम्मीद के साथ यहाँ पर खड़े मौजूद नजर आते रहे हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद का एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक ये एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी और तकनीकी एडवांसमेंट में काम करता है। और कुछ दिनों पहले सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक ही मंच पर दिल्ली में नजर आए थे, जहां मेंटोर कार्यक्रम में उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इसका ऐलान हुआ था और ये कार्यक्रम भी काफ़ी चर्चा में रहा। और उसके बाद आज यहाँ पर जो आईटी का ये सर्वे है उनके 6 जगहों पर आज ये चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है, आखिर क्यों ये सर्वे चल रहा है, इस पर बता रहे हैं और भी ज़्यादा जानकारी के साथ अपनी इस रिपोर्ट में सोहित मिश्रा। आयकर विभाग ने बुधवार के दिन सोनू सूद से जुड़े 6 प्रॉपर्टीज़ पर घंटों तक सर्वे किया। फिलहाल हम जहां पर मौजूद हैं ये भी उनमें से एक प्रॉपर्टी है जहां पर खुद सोनू सूद रहते हैं। यहां पर भी घंटों तक आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे और जो जानकारी मिली है कि टैक्स ऑफिशियल्स के द्वारा ये जो सर्वे है वो किया गया। हालांकि वजह नहीं बताई गई है औपचारिक तौर पर कि किस चीज़ के लिए ये सर्वे किया गया था, लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही है कि यहाँ पर सोनू सूद से जुड़े जो अकाउंट बुक्स हैं या फिर उनके इनकम और खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसकी छानबीन की गई। हालांकि ये ज़रूर घंटों तक चला, लेकिन एक सवाल ये भी सामने आया कि जो टाइमिंग है जब ये सर्वे किया जा रहा है उसे लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि सोनू सूद ने हाल ही में वो दिल्ली गए थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, वो आम आदमी पार्टी या फिर जो दिल्ली सरकार है उसके एक प्रोग्राम के एम्बेसडर बने और उसके कुछ दिनों बाद जिस तरह से ये सर्वे किया जा रहा है उसे लेकर कई राजनीतिक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। लेकिन ये देखना है होगा कि क्या इसमें और कुछ कहा जाता है या नहीं। अभिनेता सोनू सूद यही जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं उसमें रहते हैं और लॉकडाउन के समय जिस तरह से उन्होंने मजदूर हों या बाकी लोग हैं उन्हें घर पहुंचाने से लेकर अलग अलग तरह से लोगों की मदद की थी, तब काफ़ी चर्चा में आए थे, तब कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी। मुंबई में या महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हों या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, दोनों से वो मुलाकात किया था उन्होंने। हाल ही में केजरीवाल से भी वो मिले थे और उसके कुछ समय बाद जिस तरह से ये सर्वे हुआ उसे लेकर हर कोई चौंक गया था। लेकिन अब ये देखना है होगा कि क्या कोई बयान जारी किया जाता है, क्या कोई जानकारी दी जाती है कि ये सर्वे किस चीज़ के लिए किया गया, या जिस तरह से राजनीतिक बयान आ रहे हैं उसमें कितना तथ्य है कि क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार के साथ नज़र आए थे उसके वजह से ये किया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं। तो इस सब पे क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बुधवार के दिन घंटों तक सोनू सूद के 6 अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से घंटों तक सर्वे किया गया। मुंबई से मेरे सहयोगी धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। और संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा और अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां आने जाने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद इनके परिवार वाले और पड़ोसी हैरत में हैं। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाली सड़कों पे पुलिस की सख्ती आज ज़्यादा है। जगह जगह गाड़ियों को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ सड़कें बैरियर लगा के गाड़ियों के लिए बंद हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास बड़े पैमाने पे पुलिस गश्त कर रही है। गाड़ियों और लोगों के सामान की तलाशी ली जा रही है। कुछ आपराधिक तत्वों के पकड़े जाने के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पर विशेष रूप से चेकिंग चला रहे हैं, ताकि जो है कोई भी अवांछनीय व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है प्रीमाइसेस में प्रवेश न करे। ये कच्ची मिट्टी का घर मूलचंद का है और दरवाजे पे उनकी साइकिल खड़ी है। उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर
आतंकवादी प्लानिंग करने के इल्जाम में पकड़ा गया है। गांव में उनके 7 बीघा जमीन है और 2 बच्चे हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि वो ज्यादातर गांव से कहीं जाते नहीं हैं। अब छुप के किसी से मोबाइल पे बात कर ली हो तो उन्हें पता नहीं। अब फोन है तो हम नहीं जानते किससे बात किए, अकेले में नहीं किए हैं। बहरहाल हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। आतंकवादी नहीं है हमारे आदमी। आतंकवादी को पकड़े तो शायद देश में ये सब काम न होता। प्रयागराज के करेली इलाके में ये जीशान कमर का घर है। जीशान दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है। एटीएस ने उसकी निशानदेही पे प्रयागराज के नैनी इलाके के एक पोल्ट्री फार्म से पावरफुल आईईडी और असलहे बरामद किए हैं। जीशान एमबीए है। वो पहले दुबई में काम करता था। लॉकडाउन में घर आ गया था। हमारा बेटा इकलौता बेटा है हमारा। क्या करते हैं? एमबीए किया हुआ है वो पढ़ा लिखा है, जॉब करता था दुबई के अंदर। यहाँ आया, लॉकडाउन में चला आया। अब यहाँ जो है परेशानी थी, उसने कहा कि हम जो है अपना ये खजूर का बिजनेस करेंगे। और खजूर का बिजनेस हमने कहा ठीक है कि चलो कोई बात है, लेकिन कोई गलत एक्टिविटी में ना हो। बहराइच के अबू बकर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। वो बहराइच शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर कैसरगंज इलाके में रहता है। एटीएस ने उसके भाई को भी पकड़ा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। हम लोग घर पे बैठे थे और अचानक एटीएस वाले आए हैं, तो उस वक्त पता चला और हमको लेकर गए और हमारी गाड़ी को लेकर गए कैसरगंज थाने में। उसके बाद उन्होंने हमको आधे घंटे के बाद छोड़ दिया। इतने बड़े पैमाने पे टेरर सस्पेक्ट्स की गिरफ्तारी एक खतरनाक खबर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द इसकी जांच करके सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जा सकेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे और अब किसानों की बात करते हैं। लगभग 10 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं और जो इस विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है वो है सिंघू बॉर्डर, जहां NH-44 पर किसान धरना दे रहे हैं। NH-44 की एक तरफ की सड़क को खोलने के लिए किसान नेताओं के साथ हरियाणा प्रशासन की बैठक हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि 17 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में वो आखिरी फैसला करेंगे। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को हरियाणा प्रशासन ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए सोनीपत बुलाया। हरियाणा प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका का हवाला देते हुए कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए NH-44 पर जहां किसान बैठे हैं उसकी एक तरफ की सड़क से पूरी तरह हट जाएं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे अवगत करा दिया गया, उसकी कॉपी दे दी गई। क्या कुछ रास्ता खोलने की कुछ कहिए किसानों ने कि रास्ता? वो बात करेंगे अपने प्रतिनिधियों से। इनके अलग अलग फैक्शंस हैं, अलग अलग यूनियंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये बैठ के बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इनको बता दिया गया है। और दूसरा जो जनरल पब्लिक को, लोकल फार्मर्स को और जो आम लोगों को असुविधा हो रही है उससे भी इनको अवगत कराया गया है। बैठक से निकलने के बाद किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर कोई सड़क नहीं बंद कर रखी है। सड़क दिल्ली पुलिस ने बंद की है और किसान आने जाने वाले किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शुरू से लेके मोर्चे में आज तक जितने यात्री जा रहे हैं, आवाजाही आ रही है, उसका हम साथ देते हैं, मदद करते हैं। हम आज तक किसी को रोका नहीं है। हम लोगों के लिए बैठे हैं, एक अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, हमने रास्ता कहीं से बंद नहीं किया हुआ। अगर बंद किया हुआ है तो दिल्ली की केंद्र सरकार के प्रशासन ने बंद किया हुआ है। बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंध की गई है और उसने बंद किया, हमने बंद नहीं किया। आप लोग विचार करेंगे एक तरफ की सड़क पूरी तरीके से खोल देने के लिए, अपने टेंट हटा देने के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। किसानों का कहना है कि फिर भी हरियाणा प्रशासन के प्रस्ताव पर 17 तारीख को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा करके आखिरी फैसला लेंगे। आपको बता दें कि किसान 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा से सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, तो वो सिंघू बॉर्डर पर NH-44 पर धरने पर बैठ गए थे। किसानों का कहना है कि जो प्रस्ताव पे चर्चा हुई है सड़क खोलने को लेकर के एक तरफ की, उन्होंने कभी वो सड़क बंद नहीं की। और रही बात इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हटाने की, बिल्कुल किनारे हो जाने की, इस पर चर्चा करेंगे। इस तारीख 17 सितंबर को मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा को, उस पर इस पर बात की जाएगी। लेकिन किसानों ने वापस से दोहराया है कि पूरी तरीके से यहाँ से नहीं हट सकते, क्योंकि इनका आंदोलन 10 महीने चल चुका है। 600 से ज़्यादा किसानों की जान गई हैं। अगर अब पीछे हटे तो कहीं ना कहीं वापस आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा। फिलहाल किसान यही कह रहे हैं कि सड़कें खुलवानी हैं तो हरियाणा सरकार दिल्ली पुलिस से बातचीत करे। सहयोगी शशिकांत के साथ सिंघू बॉर्डर पर सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
और कर्नाटक के ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने आज बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक मार्च निकाला। इनका कहना है कि इन्हें 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। सड़कों पर दिख रही ये भीड़ बेंगलुरु की है और ये लोग ग्राम पंचायत कर्मचारी हैं। इनका आरोप है कि 10 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में ये सड़कों पर उतरे हैं। और राजस्थान में पर्यटन स्थलों पर किस तरह से लौट रही है रौनक, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और राजस्थान में अगस्त का महीना पर्यटन की दृष्टि से काफी फायदेमंद रहा है। कोरोना के मामले कम हुए हैं तो लोग घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो पर्यटन स्थल है वहां की रौनक फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। जयपुर के पर्यटन स्थलों पे रौनक। कोविड महामारी के प्रकोप के चलते अपने घरों और शहरों में बंद रहे लोग अब ऊब चुके हैं। कोविड के मामलों में गिरावट आई है और इतने दिन घरों में बंद रहने के बाद लोग अब सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं। मैं मुंबई से आई हूँ। 2 साल हो गए कोविड में हम कहीं गए नहीं हैं। फाइनली मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि जैसे कोविड रिस्ट्रिक्शंस विड्रॉ हो चुके हैं तो हमने सोचा कि हम घूम आते हैं थोड़ा। तो हमने आज ही फ्लाइट किया। हम यहाँ पे ये अल्बर्ट हॉल देखने आए। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कोविड से फ्री होके थोड़ा। हम लोग काफ़ी टाइम से राह देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब ये कोविड का फेस बाहर से हम इसमें से बाहर निकले तो हम लोग घूम सके, फिर सके, अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि 2 साल से हम लोग बाहर ही नहीं निकले थे। राजस्थान में कोविड का ग्राफ घटा है। जयपुर में पिछले 2 हफ्तों में 0 कोविड केसेस भी दर्ज हुए हैं। कई जिलों में कोविड का एक भी केस सामने नहीं आया है और राजस्थान में कुल कोविड संक्रमण के नए मामले डबल डिजिट में ही रहे हैं। इससे लोगों का हौसला भी बढ़ा है। ये लाइफ है, चलती रहेगी और हम लोगों को सुरक्षित तरीके से अपने आप को सुरक्षित तरीके से रख के और सारी जिंदगी का लुत्फ भी उठाना है और कहना चाहिए जिसको हम कह सकते हैं कि घूम फिर लें और थोड़ा जो स्ट्रेस हो गया था कोविड की वजह से उसको थोड़ा रिलीज भी करने के लिए हमको ये घूमना फिरना बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ज़रूरी है, इसको हम कह सकते हैं। अगस्त के महीने में जयपुर और उदयपुर में होटलों में अच्छी खासी बुकिंग्स आई हैं। शनिवार रविवार को तो हाउसफुल भी रहा है, यानी लोग लंबे टूर पे नहीं लेकिन 2-3 दिन के सैर सपाटे के लिए जरूर घर से बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे वैक्सीनेशंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो 1.5 साल से घरों में बैठे हुए थे वो एक ट्रेंड बन गया है बाहर निकलने का। पर अभी तक ज्यादातर जो टूरिस्ट आ रहा है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आ रहे हैं, महिलाओं के ग्रुप आ रहे हैं, इंडिविजुअल ट्रैवलर्स भी आ रहे हैं और ज्यादातर टूरिस्ट वीकेंड्स पे आ रहा है। राजस्थान ज्यादातर विदेशी पर्यटकों पे निर्भर रहा है, लेकिन अब देशी सैलानियों की मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार है। मैं अभी 2 लेडीज़ है हमारे साथ, बॉम्बे से विजिटर है, उनको विजिट कराने अल्बर्ट म्यूजियम में आया हूँ। मेरे अभी पिछले 1.5 साल से काफ़ी टूरिज़्म काफ़ी डाउन रहा है, लेकिन अभी वापस टूरिज़्म कवर हो रहा है और धीरे धीरे एक रनिंग में वापस आ रहे हैं। और इनको ऐसा अगर टूरिस्ट चलता है तो हमारा बिज़नेस जो है, हमारा जो काम है वापस चालू हो जाए। तो मैं भगवान से दया करता हूँ कि ऊपर वाला हमें ऐसा ही चलाता रहे और हम लोग ऐसे ही विजिट कराते रहें टूरिस्ट को। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है और इसमें लौट रही रौनक से पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के अंधेरी स्थित सोनू सूद के अपार्टमेंट कैसाब्लैंका से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।